Hello friends, I Kumar Manoj sir welcome all of you in your own family Kumar classes आगरा। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी खुश होंगे और बिल्कुल स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि जो हमारे अब लेक्चर्स हो रहे हैं वो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पर हो रहे हैं और इसका फर्स्ट पार्ट हो भी गया है, जिसमें हमने डार्क एज को देखा, उसके बारे में जानकारी की और उसके बाद हमने मिडिल इंग्लिश पीरियड को देखा, उसके बारे में जानकारी की और जो उससे संबंधित जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उसको स्टडी किया। अब जो मिडिल इंग्लिश पीरियड के बाद जो पीरियड आता है, अब उसके बारे में हम जानकारी करेंगे, ओके, सीखेंगे। और ये जो पॉइंट्स हम नोट कराएंगे ये वो पॉइंट्स हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं और ये पॉइंट्स आए हैं, ये जो इस पे क्वेश्चंस आए हैं। ओके, चलो सीखते हैं फ्रेंड्स। तो अब जो आएगा वो 1500 से लेके 1660। अब इसको कौन सा पीरियड बोलेंगे? इसे बोलेंगे द रेनेसा पीरियड। ओके फ्रेंड्स, और इसका दूसरा नाम आपको पता है और क्या कह सकते हैं? इसको हम अर्ली मॉडर्न, इसे हम अर्ली मॉडर्न पीरियड के नाम से भी जानते हैं। अब जो ये द रेनेसा पीरियड है इसको हम कई कैटेगरीज में बांटेंगे। वो कैटेगरीज मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे, जैसे कि यहाँ से लिख लेते हैं तो वो प्लेस रह जाएगा। जैसे कि 1500 टू 1558 ये जो टाइम पीरियड रहा फ्रेंड्स, इसे प्रिपरेशन एज के नाम से भी जाना गया। किसे? जो 1500 से लेके 1558 इसे प्रिपरेशन एज के नाम से जाना गया और इसे डाउन टाइम या डाउन एज, इसमें कोई विशेष काम नहीं हुआ, डाउन एज या टाइम के नाम से भी जाना गया। तो ये कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ इसने इस एज में रेनेसा पीरियड की शुरुआत हो गई, तैयारियां स्टार्ट हो गई। इसके बाद जो आता है एज वो है 1558 से 1603 एलिजाबेथन एज। ये एज मोस्ट इम्पोर्टेंट है, या ये कहें इसके बाद ये एलिजाबेथन एज और इसके बाद जो आने वाली एज है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 1603 से 1625 तक के टाइम पीरियड को जैकोबियन एज, क्या? जैकोबियन एज के नाम से जानते हैं। फिर 1625 से 1649 कैरोलिन एज। फिर 1649 से 1660 तक की टाइम पीरियड को हम कॉमनवेल्थ इस इसे हम प्यूरिटन
एज के भी नाम से जानते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो जो ये है एलिजाबेथन, जैकोबियन और कैरोलिन और कॉमनवेल्थ, इसके बारे में हम बाद में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले एक जनरल व्यू में द रेनेसा को देखेंगे। क्या देखेंगे? द रेनेसा। सबसे पहले हम एक जनरल व्यू में द रेनेसा पीरियड को देखेंगे और उसके अंडर ये आते हैं। उसके बाद फिर ये पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे, एलिजाबेथन एज को देखेंगे, फिर जैकोबियन एज को, फिर कैरोलिन एज को, उसके बाद कॉमनवेल्थ एज को देखेंगे। तो पहले फ्रेंड्स ये द रेनेसा के बारे में बात कर ली जाए कि द रेनेसा इस पीरियड का नाम क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, ओके, इसकी शुरुआत कैसे हुई, तो इसके बारे में जानकारी करते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसे नोट कर लीजिए। यस फ्रेंड्स, अब हमें ये देखना है कि द रेनेसा जो पीरियड है, इस पीरियड का ये नाम क्यों पड़ा। तो देखिए फ्रेंड्स, जो ये रेनेसा वर्ड है, रेनेसा वर्ड ये है फ्रेंच वर्ड, फ्रेंच वर्ड रेनेसेंटिया, रेनेसेंटिया से आया है या रेनेसेंटिया से बना है। ओके फ्रेंड्स, और इस वर्ड का जो मीन्स है, इसका मीन्स है वो क्या है? रीबर्थ, रीबर्थ या रिवाइव, रीबर्थ या रिवाइव। अब बात ये आ रही कि किस चीज़ का रीबर्थ हुआ। तो फ्रेंड्स, जो रीबर्थ हुआ वह है ग्रीक एंड रोमन, ग्रीक एंड रोमन के कल्चर एंड सिविलाइजेशन, जो रीबर्थ हुआ, जो पुनर्जागरण हुआ, वो ग्रीक और रोमन के कल्चर और सिविलाइजेशन का हुआ। ओके फ्रेंड्स, तो जो ये रेनेसा वर्ड बना वो किससे बना? रेनेसेंटिया। और रेनेसेंटिया का मतलब क्या हुआ? रीबर्थ या रिवाइव। और रीबर्थ या रिवाइव हुआ वो किस चीज़ का हुआ? ग्रीक एंड रोमन के कल्चर एंड सिविलाइजेशन का हुआ। ओके फ्रेंड्स, समझ में आया? तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, जो ये वर्ड है रेनेसेंटिया, इसका सबसे पहले कहाँ जिक्र हुआ, किस बुक में हुआ, किसने किया, तो उसके बारे में देखते हैं। तो एक स्कॉलर थे जूलस मिकलेट। कौन थे? जूलस मिकलेट। तो जूलस मिकलेट की बुक, जूलस मिकलेट की जो बुक है हिस्टोरिया डी फ्रांस, हिस्टोरिया डी फ्रांस में रेनेसेंटिया वर्ड का जिक्र हुआ है। ओके, या हम ये कहें जूलस मिकलेट ने अपनी बुक इन हिज बुक, कौन सी? हिस्टोरिया डी फ्रांस में
फर्स्ट टाइम फ्रांस में, जो बुक का नेम है हिस्टोरिया डी फ्रांस, इसमें फर्स्ट टाइम रिनेसेंटिया वर्ड का यूज किया। ओके, इज यूज्ड बाय जूलियस मिकलेट। ओके, बात समझ में आया कि नहीं आया? जूलियस मिकलेट ने अपनी बुक हिस्टोरिया डी फ्रांस में फर्स्ट टाइम रिनेसेंटिया वर्ड का यूज किया। ओके, ऐसे कर रहे हैं। क्लियर हो गया? ये बात एकदम क्लियर हुई या नहीं हुई? ओके फ्रेंड्स, थोड़ा नोट कर लीजिए। आइए फ्रेंड्स, जो अगला पॉइंट है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो ये है, इन 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल, जैसे कुस्तुनतुनिया बोलते हैं, कॉन्स्टेंटिनोपल वॉज कैप्चर्ड बाय तुर्क्स के द्वारा कॉन्स्टेंटिनेपल को जीत लिया गया, या हम ये कहें तुर्क्स ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर अपना अधिकार जमा लिया। कॉन्स्टेंटिनोपल वॉज कैप्चर्ड बाय तुर्क्स, कॉन्स्टेंटिनोपल को तुर्क्स द्वारा जीत लिया गया, या तुर्क्स ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर अधिकार कर लिया। ड्यू टू दिस इंसिडेंट, इस इंसिडेंट के कारण ऑल स्कॉलर्स ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ये सारे स्कॉलर्स जो कॉन्स्टेंटिनोपल के हैं, वह कॉन्स्टेंटिनोपल से भागकर सबसे पहले वो पहुँचे इटली। कहाँ पहुँचे? इटली। इटली के बाद फ्रांस, ओके, और फ्रांस से होते हुए लास्ट में वो पहुँचे इंग्लैंड। और जो इंग्लैंड पहुँचे वो कब पहुँचे थे? ये पहुँचे थे 1485 में। कब पहुँचे थे? 1485 में। तो इस तरह से यहाँ का सिविलाइजेशन और कल्चर इटली फ्रांस होते हुए कहाँ पर पहुँचा? इंग्लैंड पहुँचा था। ओके फ्रेंड्स, आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि बात तो 1500 और 1660 के वाली चल रही है, लेकिन ये वाली बात कहाँ से निकल कर आ रही है कि 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल को तुर्क्स द्वारा जीत लिया गया? तो फ्रेंड्स, ये उसका बेस बनाया जा रहा है इसका। ओके,
रेने सागा। और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। देखिए, इन 1476 विलियम कैक्सटन invented the printing press in England। इसी टाइम पर 1476 में विलियम कैक्सटन ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। अब फ्रेंड्स, जब आविष्कार हुआ है तो इस प्रिंटिंग प्रेस द्वारा फर्स्ट बुक जो प्रिंट की गई वो कौन सी है? मालूम है? नहीं मालूम ना? चलो हम बता देते हैं। फर्स्ट प्रिंटेड बुक जो है वो टॉमस मैलोरी की ली मॉर्टी दी अर्थ। फर्स्ट प्रिंटेड बुक है वो टॉमस मैलोरी की, कौन सी है? ली मॉर्टी डी अर्थर, ये वाली है। ओके फ्रेंड्स, ये फर्स्ट प्रिंटेड बुक है, ना कि इंग्लिश की फर्स्ट प्रिंटेड बुक है। ओके, इंग्लिश की फर्स्ट प्रिंटेड बुक देखते हैं। फर्स्ट प्रिंटेड बुक इन इंग्लिश बाय कैक्सटन वो है द रिक्यूल ऑफ हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय, ये थी। ओके फ्रेंड्स, जो इंग्लिश में फर्स्ट बुक प्रिंटेड थी वो थी रिक्यूल ऑफ हिस्ट्रीज ऑफ ट्रॉय। ओके, ये वाली थी। फ्रेंड्स, अब प्रोमिनेंट फिगर्स के बारे में बात कर लें इस एज की। ऑथर्स of this period। फ्रेंड्स, एलिजाबेथन एज, जैकोबियन एज, ये आएंगे। उसमें जैसे जैसे आएंगे उनकी ऑथर्स की बात करेंगे। जो उनके अलावा कुछ ऑथर्स हैं उनको देख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसे फ्रांसिस बेकन, फ्रांसिस बेकन को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? द फादर
ऑफ इंग्लिश ऐसे। द फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे कहा जाता है, फ्रांसिस बेकन को। तो ये तो फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे की बात हुई। अब हम ये कहें कि फादर ऑफ ऐसे कौन है, तो ये अलग है। फादर ऑफ ऐसे वो हैं, यदि हम ये कहें फादर ऑफ ऐसे कौन है, तो फ्रेंड्स फादर ऑफ ऐसे हैं वो हैं मॉन्टेग। अर्थर कौन है? मॉन्टेग अर्थर। ओके फ्रेंड्स, इनके अलावा जो हैं विंसी, चौसर, विंसी, चौसर, दांते, पेट्रार्च, शेक्सपियर। ओके, और फ्रेंड्स यूनिवर्सिटी विट्स। कौन? यूनिवर्सिटी विट्स। यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में हम बात करेंगे, इसे नोट कर लीजिए। ये यूनिवर्सिटी जो विट्स है ये एक ग्रुप है, आ ग्रुप ऑफ 7 स्कॉलर्स। ये क्या था? एक ग्रुप था 7 स्कॉलर्स का। ओके फ्रेंड्स, किस टाइम? इन 16th सेंचुरी, 16th सेंचुरी में। फ्रेंड्स ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये मैं वही करा रहा हूँ जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, तो देखते हैं इसमें कौन कौन है। तो 7 हैं, इसमें एक तो है क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टो, थोड़ा इधर से लिखते हैं, इसमें कुछ और भी बताना है मुझे। इसमें एक तो है क्रिस्टोफर मार्लो, फ्रेंड्स क्रिस्टोफर मार्लो एक ऐसे ऑथर थे जिनकी किसी ने हत्या कर दी और मात्र 29 के एज में। ये जब केवल 29 इयर्स ओल्ड थे तभी इनकी किसी ने हत्या कर दी, और वो ये कहा जाता है इनकी हत्या चाकू मारकर की। क्या? चाकू मारकर। ओके फ्रेंड्स, क्रिस्टोफर मार्लो को फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी कहा जाता है। फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी कैसे कहा जाता है? क्रिस्टोफर मार्लो को। ओके फ्रेंड्स, क्रिस्टोफर मार्लो को फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी कहा जाता है। फ्रेंड्स जो सेकंड विट्स थे वो थे रॉबर्ट ग्रीन। कौन थे? रॉबर्ट
ग्रीन, इन्हें मास्टर ऑफ प्लॉट कंस्ट्रक्शन मास्टर ऑफ प्लॉट कंस्ट्रक्शंस कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, रॉबर्ट ग्रीन को मास्टर ऑफ प्लॉट कंस्ट्रक्शन। जो अगले हैं वो हैं टॉमस नैश। टॉमस नैश, उसके बाद जॉन लिली, जॉन लिली, टॉमस लॉज, टॉमस लॉज और पील, जॉर्ज पील। जॉर्ज पील, और एक हैं टॉमस किड। टॉमस किड। फ्रेंड्स, जो ये 3 स्कॉलर्स हैं, ये 3 स्कॉलर्स हैं, ये है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। कहाँ से? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट थे। क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, टॉमस नैश, ये कहाँ से? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट थे। ओके, इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अपनी एजुकेशन ली। और जो ये हैं जॉन लिली, टॉमस लॉज और जॉर्ज पील, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से थे। कहाँ से थे? ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट थे ये। ओके फ्रेंड्स, और जो ये हैं टॉमस किड, ये किसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट नहीं थे। इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट नहीं थे। इन्होंने जो नॉलेज बढ़ाई वो स्वयं बढ़ाया। ओके, ये ग्रेजुएट नहीं थे। ओके, किसी भी यूनिवर्सिटी से। हाँ, और जो टॉमस किड हैं फ्रेंड्स, इनकी एक फेमस वर्क है द स्पेनिश ट्रेजेडी। इसे याद रखिए, पूछ लेते हैं कभी कभी। द स्पेनिश ट्रेजेडी, स्पेनिश ट्रेजेडी, ये इनका वर्क है, फेमस वर्क है। ठीक है, टॉमस किड का। फ्रेंड्स, नोट कर लीजिए। आइए फ्रेंड्स, और कुछ इम्पोर्टेंट बातें देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जो जॉन लिली हैं, इनकी एक बुक है, उस बुक का नाम है यूफियस। जॉन लिली की एक बुक है जिसका नाम है यूफियस। इस बुक में इन्होंने एक टर्म दिया है। क्या दिया है? टर्म, यूफिज्म। यूफिज्म इन्होंने एक टर्म दिया है। ओके फ्रेंड्स, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके, ये याद कर लीजिए।
यह एक लिटरेरी डिवाइस है। और जिसका यूज़ किसमें होता है? प्रोज वर्क में। किसमें? प्रोज वर्क्स में ज़्यादा होता है इसका यूज़। ओके फ्रेंड, एक वर्ड और है यूफेमिज्म। यूफेमिज्म ये फ्रेंड्स और इसमें अंतर है। यूफिज्म ये एक लिटरेरी डिवाइस है, ठीक है, जिसमें जो राइटर होता है वो प्रोज स्टाइल का यूज़ करता है, ये प्रोज में यूज़ करता है। ओके, और ये यूफेमिज्म जो है इसका मतलब है फेयर स्पीच। क्या है? फेयर स्पीच। ओके, तो फेयर स्पीच ये क्या हुआ? जो हार्ड वर्ड होते हैं, जो मतलब अच्छे सुनने में नहीं लगते, उनके बदले में जिन वर्डों को यूज़ किया जाता है उन्हें कहते हैं यूफेमिज्म। क्या बोलते हैं? यूफेमिज्म। जैसे हम कहना चाहें ही वॉज डेड, वह मर गया, लेकिन अगर इसे इस तरीके से कहें तो ही वॉज नो मोर। ओके फ्रेंड्स, ये है ये आइए फ्रेंड्स कुछ इम्पोर्टेंट और क्वेश्चंस सीखते हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट कॉमेडी क्या है? तो जो फर्स्ट कॉमेडी है वो है राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर। राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर फर्स्ट कॉमेडी है, और ये किसके द्वारा रिटन है? बाय निकोलस ओडॉल। निकोलस ओडॉल के द्वारा ये कंपोस्ट किया गया है। राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर फर्स्ट कॉमेडी। ओके फ्रेंड्स, और फर्स्ट ट्रेजेडी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये है गॉरबोडुक। गॉरबोडुक। और फ्रेंड्स इसका जो सब टाइटल है वो है फीरेक्स एंड पोरेक्स। फीरेक्स एंड पोरेक्स। और ये किसके द्वारा है? ये है टॉमस शेकवेल एंड टॉमस नॉर्टन। टॉमस शेकवेल और टॉमस नॉर्टन के द्वारा लिखी हुई फर्स्ट जो ट्रेजेडी है वो है गॉरबोडक, और इसका जो सब टाइटल है वो है फीरेक्स एंड पोरेक्स। इसे फीरेक्स एंड पोरेक्स नाम से भी जानते हैं। ओके फ्रेंड्स, समझ में आया? और फर्स्ट प्ले रिटेन इन ब्लैंक वर्स, ये भी गॉरबोडक है। कौन है? गॉरबोडक। ओके फ्रेंड्स, नोट कर लीजिएगा।
फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हमने द रेनेसां का जो बेस है उसे एक जनरल वे में देखा कि रेनेसां किस तरीके से स्टार्ट हुआ और रेनेसां स्टार्ट होने से पहले क्या क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें हुई, कौन कौन से इम्पोर्टेंट वर्क्स हुए और रेनेसां में भी कौन कौन से इम्पोर्टेंट वर्क्स आए। ये फ्रेंड्स वो क्वेश्चंस हैं जो कि अभी तक एग्ज़ाम में टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो इनको ध्यान से देखना और लर्न करना। थैंक यू वेरी मच।